हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम करता हूं सभी का फ्यूचर सर्वर पे वेरिएट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में यानी कि हम लोग इसके जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें कि हम लोगों ने एंड किया था अपने चैप्टर मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग को 3 भागों में। पहले जाइए उस वीडियो को देख के आइए, क्योंकि उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी से इंटरलिंक करता हुआ हर एक चैप्टर है। ठीक है, तो पहले जाइए उस प्रीवियस वीडियो को देख के आइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी तक नहीं किया तो जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल को मैंने ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं हर एक लेक्चर का नोट्स जो होता है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ, उस नोट्स का पीडीएफ फॉर्म मैं उस टेलीग्राम चैनल पे पिन कर देता हूँ। तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करते हैं हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन के क्लासिकल थ्योरी के बारे में, तो क्लासिकल थ्योरी ये बोलता है कि जो इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जो भी इनकम कमाया जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को बनाते वक्त जो भी पैसा हमें मिल रहा है, या गुड्स और सर्विसेज को का प्रोडक्शन में जो हमें पैसा मिल रहा है, जो पैसा हम कमा रहे हैं, एंड दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर रिफ्लेक्ट्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू द टोटल प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्टिव फैक्टर का वैल्यू है वो क्या बताता है कि कितना उसका योगदान है टोटल प्रोडक्ट में, या जो प्रोडक्ट बिना है उस प्रोडक्ट में टोटल उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये बताता है आपको क्लासिकल थ्योरी। ये जो फंडामेंटल ट्रूथ है ये पहले से ही बिगनिंग से ही 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही इसे बता दिया गया था एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट द्वारा, जिनका नाम था जेबी से। उन्होंने बताया था कि इट्स डेवलपमेंट वाज इम्पेडेड बाय डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इनपुट्स। जो डेवलपमेंट है उसका उसे हम लोग कैसे इम्बेड कर सकते हैं, तो बाय डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस इनपुट्स, मतलब कि सबके अलग अलग इनपुट जो हैं, जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन सबके कंट्रीब्यूशन क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। टू अ डिग्री दे आर ऑल नेसेसरी फॉर द फाइनल रिजल्ट। एक हद तक कहा जाए तो ये सारे के सारे फाइनल रिजल्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जितने भी इनपुट्स हैं वो आउटपुट को लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी हैं। विदाउट लेबर देयर विल बी नो प्रोडक्ट एट ऑल। बिना लेबर के कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बिना कैपिटल के टोटल आउटपुट मिनिमल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबका जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए, अलग अलग किया जाए, कि लेबर ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, कैपिटल से इतना कंट्रीब्यूशन आया टोटल प्रोडक्ट में, यानी कि सब के सब टोटल प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके वजह से जो इनकम आ रहा है, ये सारी के सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी कि कितना उस प्रोडक्ट में, टोटल प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। दिस डिफिकल्टी वॉज सॉल्व बाय जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क द्वारा इस डिफिकल्टी को सॉल्व किया गया विथ हिज थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, उनके थ्योरी मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्योरी के थ्रू। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट से लेबर इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम एडिंग वन यूनिट ऑफ इनपुट टू द एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स। कह रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, एक इनपुट का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि लेबर, कोई एक इनपुट है लेबर, उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक्स्ट्रा आउटपुट है, वो एडिशनल आउटपुट है, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, एक यूनिट अधिक ऐड करने से जो हमें एडिशनल आउटपुट मिल रहा है टू द एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स, वही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। मतलब कि एक अधिक इनपुट ऐड करने से जो एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है, जो एक अधिक एडिशन हो रहा है, या फिर जो एडिशन हो रहा है टोटल आउटपुट में, वही आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट है। क्लार्क ने पॉइंट आउट किया कि जो ऑप्टिमम सिचुएशन है वेज रेट का, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा लेबर के मार्जिनल प्रोडक्ट से, वाइल द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड इक्वल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होगा। कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट, लेबर यानी कि वेज, तो वेज का जो ऑप्टिमम सिचुएशन है, या वेज रेट का जो ऑप्टिमम सिचुएशन है, वो इक्वल रहेगा लेबर के मार्जिनल प्रोडक्ट से। वैसे ही कैपिटल का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उससे इक्वल कौन रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जेबी क्लार्क ने पॉइंट आउट किया। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में। ये हमारी दूसरी थ्योरी है, दैट इज ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का उद्देश्य क्या होता है, ये पता लगाना कि हाउ द इनपुट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज वैल्यू, कैसे प्रोडक्शन फंक्शन का जो इनपुट है उसका वैल्यू रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य होता है ये पता लगाना कि हाउ मच शुड अ वर्कर बी पेड, कि एक वर्कर को कितना पेमेंट करना चाहिए, मतलब जितना उसकी क्षमता है प्रोडक्ट को देने में,
उसके हिसाब से उसको कितना पेमेंट करना चाहिए, ये हमें बताता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये एक एडिशनल आउटपुट है जो कि कहाँ से मिलता है, इनपुट में इंक्रीज या इनपुट फैक्टर्स में इंक्रीज करने से जो हमें आउटपुट या एडिशनल आउटपुट मिलता है, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जितना ज़्यादा इनपुट प्रोडक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा आउटपुट आएगा, यानी कि जितना इनपुट हम लोग ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। ये एनालाइज करता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इनपुट ऑन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एनालाइज करता है इफेक्ट, यानी कि बढ़ते हुए इनपुट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमत पर। ये एनालाइज करता है कि बढ़ते हुए इनपुट का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमत पर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और प्राइसिंग थ्योरी। इसका एक और नाम है, पूछ सकता है पेपर में, क्वेश्चंस में आपसे इसका नाम चेंज करके पूछ सकता है। मान सकते हैं इसका नाम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हो जाए, यानी कि एमपीपी, या फिर हो सकता है इसका नाम प्राइसिंग थ्योरी पूछे कि प्राइसिंग थ्योरी को बारे में बताइए, इलेबोरेट कीजिए प्राइसिंग थ्योरी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर इंक्रीज करता है, या फिर यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो कोई भी फैक्टर इंक्रीज करता है, जैसे मान लेते हैं कैपिटल और लेबर, और ये तब तक इंक्रीज करता रहता है जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट जो है अनटाइल इट रीचेज मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जब तक ये मार्जिनल कॉस्ट तक नहीं पहुंच जाता। एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट, अन्य फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर केवल कैपिटल और लेबर को बढ़ाता है, और तब तक बढ़ाता रहता है जब तक कि ये मार्जिनल कॉस्ट तक नहीं पहुंच जाता। हाउएवर अगर ये मार्जिनल रेवेन्यू से बढ़ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट अगर मार्जिनल रेवेन्यू से बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है, ओवरऑल जो फ़ायदा मिल रहा है कैपिटल और लेबर को, या कैपिटल के थ्रू और लेबर के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सामान्य शब्दों में कहें या सामान्य टर्म्स में कहें तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अब जा भी जानते हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, कि भाई अर्ली स्टेजेस में टोटल रेवेन्यू जब भी, या यू कहें जो टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है जब प्रोड्यूसर इंक्रीज करता है वन फैक्टर यूनिट, यानी कि केवल एक फैक्टर को चेंज करते हुए बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है, एक वेरिएबल फैक्टर रखता है और बाकी जितने फैक्टर्स को कांस्टेंट रखता है। तो उस दौरान मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिशेज विथ एवरी इनपुट इंक्रीज। तो उस दौरान क्या होता है, जब टोटल रेवेन्यू राइज करता है तो आपका ये जो वन फैक्टर यूनिट है इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो कुछ टाइम बाद मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होता है, हर एक बढ़ते हुए यूनिट के साथ या हर एक बढ़ते हुए इनपुट इंक्रीज के साथ मार्जिनल रेवेन्यू घटते चला जाता है, और फाइनली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां कि ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, और इससे क्या आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है TPN-1। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इंटू मार्जिनल रेवेन्यू। और अगर बात करें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला होता है MPP इंटू AR, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इंटू एवरेज रेवेन्यू। अब बात करते हैं, एक टेबल दिया है जिस टेबल के थ्रू हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में समझेंगे। इसमें दिया है यूनिट ऑफ लेबर पहले लगाया गया 14, फिर बढ़ाकर 15 किया गया, फिर 17, फिर 18, फिर 20, और वैसे ही वेज रेट जो है उसे फिक्स रखा गया है। वेज रेट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो $45 ही है। वहीं बात करें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बारे में, तो जब 14 लेबर लगा रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आ रहा है 60, जब 15 लगा रहा है तो 55, 17 लगा रहा है तो 50, 18 लगा रहा है तो 45 और 20 लगा रहा है लेबर तो 40 मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आ रहा है। तो दिए गए टेबल में जो प्रोड्यूसर है वो लेबर के यूनिट को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। शुरुआती दौर में जो वेज रेट है लेबर का वो ₹45 है, और जैसे जैसे प्रोड्यूसर नंबर ऑफ लेबर को बढ़ाते जा रहा है वैसे वैसे ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली जा रही है। मतलब देख भी रहे हो आप, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो घटते चला जा रहा है जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है। और एट वन पॉइंट, और एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसे पॉइंट पर द वेज रेट बिकम्स इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर आपका जो वेज रेट है वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर है। देखिए यहाँ पे जब यूनिट ऑफ लेबर 18 लगा रहा है तो वेज रेट 45 है और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी 45 है। तो ऐसे केस में इफ़ द फर्म कंटिन्यूज टू हायर लेबर, और इसके आगे भी अगर फर्म लगातार लेबर को हायर करेगा तो इट माइट टेक ह्यूज लॉसेस, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, उससे पहले तो ठीक है भाई, क्योंकि वेज रेट बेसिकली आपका क्या है, कॉस्ट है, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपका क्या है, एक तरीके से कहा जाए तो ये आपका रिटर्न है। तो जब आपका रिटर्न आपके कॉस्ट से
आपका रिटर्न आपके कॉस्ट से कम हो जाए, क्योंकि देख रहे हैं जब 20 लेबर लगा रहा है तो वेज रेट 45 है और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट 40 है, यानी कि आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है और रेवेन्यू कम है, यानी कि लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व के बारे में। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये जो ग्राफ है, इसमें ओ क्यू इज़ द नंबर ऑफ फैक्टर यूनिट एम्प्लॉयड बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर द्वारा लगाया गया नंबर ऑफ फैक्टर यूनिट्स है ओ क्यू। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओ क्यू जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर यूनिट्स है जो कि प्रोड्यूसर ने लगाए हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ओ पी इज़ द प्राइस पेड टू द फैक्टर। वहीं ओ पी जो है वो प्राइस है जो कि फैक्टर को पे किया जा रहा है, मतलब कि ये जो फैक्टर यूनिट लगाया जा रहा है उसको पेमेंट किया जा रहा है, दैट इज़ योर ओ पी। देयरफॉर जो एमआरपी कर्व है वो डिक्लाइन हो रहा है जैसे जैसे प्रोड्यूसर अधिक से अधिक फैक्टर यूनिट हायर कर रहा है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो घटते चला जा रहा है जैसे जैसे अधिक से अधिक लेबर आते चले जा रहे हैं, या जैसे जैसे अधिक से अधिक लेबर को प्रोड्यूसर हायर करते जा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो घटते चला जा रहा है। और अगर ये चलता रहा ना तो जो फॉर्म है उसे निगेटिव एमआरपी कर्व देखने को मिलेगा, नकारात्मक एमआरपी कर्व देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यूनिट ऑफ फैक्टर जैसे ही ओ क्यू टू हुआ, प्राइस ओ पी से घटकर ओ पी टू हो गया। ध्यान से देखिए, जैसे ही यूनिट ऑफ फैक्टर्स ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू टू हुआ वैसे ही प्राइस जो है वो ओ पी से घटकर क्या हो गया, ओ पी टू। मतलब कि प्राइस जो पे किया जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, प्राइस जो है वो घट जा रहा है। अब बात करते हैं मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में। मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या बोलता है, तो देखिए मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के हिसाब से इक्विलिब्रियम फैक्टर प्राइस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि इक्विलिब्रियम फैक्टर प्राइस को हम लोग डिमांड और सप्लाई के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। द प्राइसेस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज आर लाइक एनी अदर प्राइस एंड दे आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। प्राइसेस जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए पे किया जा रहा है वो अदर प्राइस की तरह एंड दे आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। इनकम आर रिसीव एज पेमेंट फॉर द सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनकम जो है वो पेमेंट के रूप में रिसीव किया जा रहा है, पेमेंट फॉर सर्विसेज के रूप में रिसीव किया जा रहा है। कैसे सर्विसेज, वो सर्विसेज जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो इनपुट्स हैं उनको क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, जो कि उनके लिए एक तरीके से फैक्टर इनकम है। वेजेस आर पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय लेबर। लेबर द्वारा रेंडर किया गया सर्विस जो क्या कहते हैं, लेबर द्वारा जो भी सर्विसेज रेंडर किया जा रहा है उसके बदले में जो उसको पेमेंट मिल रहा है दैट इज़ योर वेजेस। वहीं अगर बात करें लैंड के सर्विसेज के बदले में लैंड को क्या मिल रहा है, रेंट। वहीं अगर बात करें कैपिटल के सर्विसेज के रिगार्डिंग उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तो जो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसेस है इज जस्ट अ स्पेशल केस। मतलब ये जो थ्योरी ऑफ फैक्टर है, फैक्टर थ्योरी है जिसको आप मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहते हो, इससे पहले जो हम पढ़े थे वो प्राइसिंग थ्योरी था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी को फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसेस है वो एक स्पेशल केस है थ्योरी ऑफ प्राइस का। वी फर्स्ट डेवलप अ थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ फॉर फैक्टर्स, देन अ थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स एंड फाइनली कंबाइन करते हैं उनको थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन में ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी के। पहला कि हर एक प्रोड्यूसर प्रयास करेगा, ये मान कर चलना है, अगर आपको ये लॉ समझना है तो आपको ये मान कर चलना है कि हर एक प्रोड्यूसर प्रयास करता है क्या करने का, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का। ये मान कर चलना है कि प्रोड्यूसर के पास परफेक्ट नॉलेज है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ये मान के चलना है कि एक्टिव कंपटीशन फैक्टर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। ये मानकर चलना है कि जो एक्टिव कंपटीशन है अलग अलग यूनिट्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अलग अलग यूनिट ऑफ फैक्टर्स कहने का मतलब है लेबर, कैपिटल, इन सब के बीच में क्या हो रहा है, एक तरीके से एक्टिव कंपटीशन हो रहा है, ये मानकर चलना है। पांचवा एजम्पशन से जो पांचवा चीज़ हमको मान के चलना है वो ये है कि द स्टेट डजंट इंटरवीन टू द इक्वेट द प्राइस ऑफ फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस के कीमतों को बराबर करने में स्टेट का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई स्टेट दखल अंदाजी करे और फैक्टर सर्विस के प्राइसेस को बराबर करने लगे, तो ये मानकर चलना है। ठीक है, ये सारी बातें एजम्पशंस हैं किसके, मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी के। अब बात करते हैं रेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में कि रेंट क्या होता है। देखिए रेंट के अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो रेंट वो कीमत होता है या जो वो रिवॉर्ड होता है, वो इनाम होता है जो कि किसके बदले में मिलता है, लैंड के यूज़ के बदले में, यूज़ ऑफ लैंड या फिर हाउस और मशीन टू द ऑनर। लेकिन इकोनॉमिक्स में रेंट या फिर इकोनॉमिक रेंट ये वो हिस्सा होता है पेमेंट का जो कि टेनेंट द्वारा, जो किराएदार हैं उनके द्वारा पे किया जाता है अपने मकान मालिक को फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली।
या यूँ कहें तो अपने मकान मालिक को पे किया जाता है, लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है लैंड के यूज़ के लिए। टाइप्स ऑफ रेंट, रेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। इकोनॉमिक रेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक रेंट क्या होता है। इकोनॉमिक रेंट यही रेंट होता है पार्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड ओनली। एक होता है ग्रॉस रेंट, फिर एक होता है स्कार्सिटी रेंट, डिफरेंशिएट रेंट, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ठीक है, तो ये कुछ रेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट को हम लोग रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं, या रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का नाम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी है। इसमें ये कहा गया है, या फिर डेविड रिकार्डो ने ये कहा है कि रेंट वो हिस्सा है अर्थ के प्रोड्यूस का, ये अर्थ में से आने वाले रिटर्न का वो हिस्सा है जो कि पे किया जाता है लैंडलॉर्ड को फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल, सॉइल के ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टिबल पावर के यूज़ के लिए, जो कि हम लोग लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। इसके कुछ एजम्पन्स हैं, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या हैं? लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, ये मानकर चलना है कि जो लैंड है वो फर्टिलिटी में, उर्वरता में अलग अलग है, मतलब अलग अलग लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग है। ये मानकर चलना है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो एग्रीकल्चर में हो रहा है। अभी पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर अगर बात करें तो रेंट जो है वो डिपेंड करेगा फर्टिलिटी में, यानी कि रेंट जो है वो ईमान का चलना है कि जो रेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? फर्टिलिटी में। जो जितना फर्टाइल होगा उसका रेंट उतना ज़्यादा होगा। एंड लोकेशन ऑफ लैंड। चौथा बात करें अगर हम लोग एजम्पन्स का, दैट इज ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का, तो वो है आपका कि ये थ्योरी एज्यूम करता है कि कंपटीशन कैसा है? परफेक्ट कंपटीशन है। कंपटीशन कैसा है? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आप भी जानते हो कि कीमत जस का तस रहता है, यानी मांग का कीमत पर कोई असर नहीं होता है। मांग का कीमत पर कोई असर नहीं होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड। ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो लॉन्ग पीरियड के एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, मान लेते हैं कि 3 लैंड्स हैं, ए, बी और सी। कुछ लोग फ्री गिफ्ट के रूप में एक जगह पर, एक आइलैंड पर जाते हैं, वहाँ के आइलैंड को ले लेते हैं, बिना कोई रोक टोक के वहाँ के आइलैंड पर वो कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो फ्री लैंड या जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कहा जाता है लैंड को, तो ये जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अब यहाँ पे ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहा है, मान लेते हैं प्रोडक्ट कुछ 20 बैग्स ऑफ वीट आ रहा है, प्रोडक्शन में 20 बैग्स 20 बोरी गेहूं के आ रहे हैं। ठीक है, 40 बोरी गेहूं के आ रहे हैं, 20 नहीं 40 बोरी गेहूं के आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको सरप्लस हो रहा है 10 का। ठीक है, 30 होता है लेकिन 40 हो रहा है, तो इनको सरप्लस हो रहा है 10 का। अब आगे बात करते हैं, जब लोग और आ गए, तो अब उसी लैंड, दूसरे लैंड का, क्योंकि अलग अलग फर्टिलिटी होती है, मान के चलना है, तो अब बी लैंड पे आ गए वो लोग। 3 तरह के लैंड थे, इस पे कि ए लैंड सबसे ज़्यादा फर्टाइल था, उस पर वो लोग एग्रीकल्चर किए। 40 बोरी आया वीट का। अब पॉपुलेशन बढ़ा तो अब इन लोगों को ए के अलावा बी का भी यूज़ करना पड़ा। भाई पॉपुलेशन बढ़ा तो बी लैंड को भी यूज़ करना पड़ा। अब बी लैंड को यूज़ किया इन्होंने, तो इनको अब सरप्लस किसने का मिल गया? तो इनको सरप्लस मिल गया अब 10 का। 40 माइनस 30 10 हो गया। पहले 40 था, 40 का सरप्लस, फिर 30। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 30 में से 10 गया, कितना बचा? 20 बचा। 40 20। अब देखिए 40 में से 10 गया 30, फिर 30 में से 20। अब अगर बात करें 30 में से 20 गया 10, 40 में से सपोज दैट 40 है, तो ये आपका कितना आ रहा है? 40 है तो 10 का सरप्लस आ रहा है। ठीक है, 40 है तो 10 का सरप्लस आ रहा है। फिर 30 आया, 40 है तो 20 का सरप्लस आ रहा है। फिर 30 आया तो 20 का सरप्लस आ रहा है। फिर 20 ही आ जाए, यानी कि सी ही आ जाए, तो सरप्लस नहीं होगा। तो ये जो तीसरा लैंड है वही आपका क्या कहलाता है? नो रेंट लैंड। यहाँ पे जहाँ की सबसे कम प्रोडक्टिविटी है, ए सबसे ज़्यादा है, बी उससे कम है और सी सबसे कम है। तो जिस पे सबसे कम प्रोडक्टिविटी है उस पर सबसे कम सरप्लस हो रहा है, मीन्स कि सबसे कम रेंट उस पर मिल रहा है। अब बात करते हैं क्वासी रेंट के बारे में कि क्वासी रेंट क्या होता है। मार्शल ने क्वासी रेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कहा गया है कि फैक्टर्स अदर देन लैंड, फैक्टर्स जो हैं लैंड को छोड़कर, जैसे कि प्लांट और मशीनरी हैं, आर फिक्स्ड इन सप्लाई ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के दौरान इन्हें फिक्स किया जाता है। दे अर्न सरप्लस इनकम व्हेन डिमांड राइजेज, ये सरप्लस इनकम अर्न करते हैं जब भी डिमांड बढ़ता है। इट इज़ प्योरली टेम्प्रोरी एज इट डिसअपेयर इन लॉन्ग रन ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई,
ये प्योरली क्या है, टेम्प्रोरी है, क्योंकि ये जो है वो गायब हो जाता है लॉन्ग रन में सप्लाई के बढ़ने की वजह से। क्वासी रेंट सरप्लस है दैट प्रोड्यूसर रिसीव इन द शॉर्ट पीरियड। क्वासी रेंट वो सरप्लस है जो कि प्रोड्यूसर को शॉर्ट पीरियड में मिलता है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, आउटपुट को बेचने से। क्यू आर इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और जो आपका ये क्वासी रेंट है, इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्वासी रेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या बोलता है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो लैंड है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में ही ये अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने ये सोचा कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो एक जैसे हैं और कोई भी बेसिक डिफरेंस उनमें नहीं है। इसलिए एक स्पेशल थ्योरी रेंट का डेवलप किया रिकार्डो ने। मतलब एक स्पेशल थ्योरी जो कि रिकार्डो द्वारा डेवलप किया गया था, वो केवल जरूरी नहीं था। देयरफॉर इकोनॉमिस्ट जैसे कि जॉन रॉबिन्सन हुए, बोल्डिंग हुए, इन्होंने अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट किए हैं रेंट के डिटर्मिनेशन के लिए, और जिसको कहा गया मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जिसमें कि रेंट को बताया गया है कि रेंट क्या है, डिफरेंस है एक्चुअल अर्निंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसके ट्रांसफर अर्निंग के बीच का। मीन्स रेंट इज इक्वल्स टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। अब ये ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है? ये वो मिनिमम पेमेंट होता है जो कि एक पार्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किया जाता है टू रिटेन इट इन इट्स प्रेजेंट यूज़, जिससे कि हम उसे प्रेजेंट यूज़ में क्या कर सकें, रिटेन कर सकें, और उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफ़र अर्निंग। मीन्स ट्रांसफ़र अर्निंग सबसे कम पेमेंट होता है जो कि हम किसी पार्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं टू रिटेन इट इन प्रेजेंट यूज़, जिससे कि हम उसका प्रेजेंट यूज़ कर सकें, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के हिसाब से रेंट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफ़र अर्निंग को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रेंट मिल जाता है, यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के हिसाब से। सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ विद ग्रेट नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।